ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है। द ह्यूमन आई जो चैप्टर है वो हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब जो हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा द कलरफुल वर्ल्ड। तो ये जो कलरफुल वर्ल्ड है तो उसको अगर तुम्हें समझना है, जब मैं कलरफुल वर्ल्ड बोलता हूँ तब मैं रेनबो की बात करता हूँ, है ना, रेनबो की बात करने लगता हूँ। मैं मतलब क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की बात करने लगूंगा कि स्टार क्यों चमकते हैं, ये सारी चीजें है ना। और तुम्हारे प्लेनेट क्यों नहीं चमकते, क्यों ट्विंकल नहीं करता, ये सारी चीजें। तो अगर आपको कलरफुल वर्ल्ड समझना है तो उससे पहले आपको रिफ्रैक्शन फिर से समझना होगा। आप बोलोगे यार भैया आपने तो रिफ्रैक्शन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा ही दिया है, लेकिन जो मैंने आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाया है वो रिफ्रैक्शन जो था वो आपका था ग्लास प्रिज्म पे था। कैसा था तुम्हारा? आपका एक ग्लास प्रिज्म पे था, जो कि मतलब क्या कहते हैं कुछ एकदम स्ट्रेट ऐसा दिखता है। या तो फिर जब मैंने स्फेरिकल में पढ़ाया था तो स्फेरिकल में दो कंडीशन पढ़ाई थी। तब जब वो या तो कनकेव की शेप में होगा तब, या तो जब वो कॉन्वेक्स की शेप में होगा। लेकिन ये जो ग्लास प्रिज्म जो मैंने तुमको ये दिखाया है ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म है। कैसा है तुम्हारा? ये है तुम्हारा रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म है। देखो, जो तुम प्रिज्म जो तुम समझते हो प्रिज्म ऐसा ट्रायंगल वाले शेप का, वो भी प्रिज्म ही होता है, ये भी तुम्हारा प्रिज्म ही होता है। लेकिन ये जो तुम्हारा ग्लास प्रिज्म है, ये जो ग्लास स्लैब है या फिर इसको जो ग्लास प्रिज्म बोलूंगा, ये तुम्हारा एक रेक्टेंगुलर ग्लास ग्लास स्लैब है। तो चलो ठीक है, मैं इसको प्रिज्म ना बोलकर मैं इसको ग्लास स्लैब बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? ग्लास स्लैब है। तो जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है उसमें जो तुम्हारी इमर्जेंट रे होती है वो हमेशा तुम्हारे इंसिडेंट लाइट रे के एकदम पैरेलल होती है। और वो ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है उसके जो फेसेस है वो तुम्हारे आपस में पैरेलली होते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने ये बनाया, तुम्हारा एक ग्लास स्लैब है, ये क्या है तुम्हारा ग्लास स्लैब। और अगर मान लो कि मैं इसमें कोई भी एक इंसिडेंट लाइट रे डालता हूँ, किसमें डालता हूँ? जैसे मान लो कि तुम्हारा PQRS एक कोई ग्लास स्लैब है और इसमें अगर मैं कोई इंसिडेंट लाइट रे डालता हूँ तो मुझे मालूम है कि अगर आपकी कोई भी इंसिडेंट लाइट रे रेयरर से अगर आपकी डेंसर में जा रही है तो वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी। तो आप क्या करते थे? टुवर्ड द नॉर्मल आप उसको बेंड करा देते थे। और फिर बेंड कराने के बाद फिर वो एज अ इमरजेंट लाइट रे भी निकलती थी। क्यों? क्योंकि वो फिर वो आपकी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में फिर से जा रही है। तो फिर क्या होता था कि वो आपकी अबे द नॉर्मल होती थी। तो हम क्या देखते थे कि जब भी हम लोग यार असली वाली इंसिडेंट लाइट रे को हम ये सोचते थे कि अगर जैसे मान लो कि ये तुम्हारी वो ना हो, मतलब कहीं भी बेंड ना हो, एक ओरिजिनल बनाने की अगर उसकी पाथ बनाने की कोशिश की जाए तो हमको पता चलता था कि भाई यार ये जो इमर्जेंट रे है ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ये तुम्हारे इंसिडेंट लाइट रे के एकदम पैरेलली है। क्या चीज है? ये एकदम पैरेलली है। तो जब भी मैं बोलता था पैरेलली क्यों है तो उसका सबसे बड़ा जो कारण आता था वो यही आता था। क्यों? क्योंकि जो ग्लास प्रिज्म होता है, जो मतलब क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, क्या है ये तुम्हारा जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इसकी जो अपोजिट बाउंड्रीज है या फिर जो इसकी जो अपोजिट फेसेस है वो आपस में पैरेलल है। क्या है वो तुम्हारे? वो आपस में पैरेलल है, इस चीज को हमेशा याद रख लेना। लेकिन अगर जैसे मान लो कि रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन इस बार जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो तुम्हारा ग्लास प्रिज्म में हो रहा है। कहाँ हो रहा है तुम्हारा? ग्लास प्रिज्म में हो रहा है। तो जब भी तुम्हारा ग्लास प्रिज्म में जब भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें जो तुम्हारी इमर्जेंट रे होती है, जो उसमें जो तुम्हारी इमर्जेंट रे होती है वो इमर्जेंट रे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं इंसिडेंट रे के पैरेलली नहीं होती है। इंसिडेंट रे के तुम्हारे पैरेलली नहीं होगी। तो अभी मैं तुमको इसका डायग्राम बताऊंगा, डायग्राम समझाऊंगा, बस केवल अभी इतना ये जानो कि जो तुम्हारा ग्लास स्लैब होता है ना, क्या होता है जो ग्लास स्लैब होता है उसमें जो तुम्हारी इमर्जेंट रे होती है वो तुम्हारे इंसिडेंट रे के एकदम पैरेलली होती है। लेकिन जो आपका ग्लास प्रिज्म होता है उसमें जो आपकी इमर्जेंट रे होती है वो आपके इंसिडेंट रे के एकदम पैरेलली नहीं होती है। तो फिर यार ये होगा कि यार फिर भैया यार ये ग्लास प्रिज्म होता क्या है, ये है क्या चीज? तो देखो मैं तुमको बताता हूँ। जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म होता है एक तरीके का ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। कैसा होता है? ये आपका एकदम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कि आप बड़े आसानी से आर पार चीजें को देख सकते हो। और इस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में तुम्हारे दो तो मतलब क्या कहते हैं ट्राइंगल है, और दो ट्राइंगल के होने के साथ साथ तुम्हारे तीन रेक्टेंगल है। और वो आपस में एकदम टच होके रखे हुए हैं। क्या होके रखे हुए? एकदम टच होके रखे हुए। जैसे मान लो कि मैं अगर बनाने की कोशिश करूं तो ये एक तुम्हारा हो गया रेक्टेंगल,
ठीक है, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक। और फिर उसके बाद ये एक तुम्हारा हो गया, ये एक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये एक रेक्टेंगल हो गया। मेरा थोड़ा सा प्रिज्म थोड़ा सा खराब लग रहा है देखने में, पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे इसको, तो तुमको इसमें मतलब क्या कहते हैं, दो तीन रेक्टेंगल दिखेंगे। एक रेक्टेंगल जो होगा वो तुम्हारा, वो समहाउ मतलब क्या कहते हैं, ये वाला है। क्या वाला है, ये वाला है। एक फेस इसको मान लेते हैं ए, ये हो गया। ठीक वैसे एक तुम्हारा ये हो गया, इसको मान लेते हैं बी मान लेते हैं। और एक वो होगा जो इसके जस्ट नीचे होगा, है ना, नीचे वाला भी कैसा होगा, एकदम रेक्टेंगुलर इन शेप होगा, तो तीन इसको मान लेते हैं सी। तो हमको क्या पता चला कि ग्लास प्रिज्म जो है वो एकदम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, और उसमें तुम्हारे तीन रेक्टेंगुलर फेस है, और वो तीन रेक्टेंगुलर फेस हमने जान लिया। फिर उसके बाद है कि यार भैया ये आपके दो ट्रायंगुलर फेस कौन कौन से, तो ये जो दो ट्रायंगुलर फेस है ना, एक ये वाला ट्रायंगुलर फेस जिसको मान लो तुम डी मान लो, और इसके जस्ट पीछे मतलब यहाँ जो होगा उसको ई मान लो। तो कुछ इस प्रकार से तुम्हारा ग्लास प्रिज्म दिखता है। तो मुझे बताओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम्म। आ गया ना? तो देखो, जब भी हम लोग इसमें रिफ्रैक्शन कराते हैं, जब भी हम लोग इसमें रिफ्रैक्शन कराएंगे, तो हम लोग रेक्टेंगल टू रेक्टेंगल कराने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, रेक्टेंगल टू रेक्टेंगल कराने की कोशिश करते हैं। और जब भी हम लोग रेक्टेंगल से रेक्टेंगल, जैसे मान लो कि अगर कोई भी लाइट रे इधर आ रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, और फिर उसके बाद डेंसर से फिर से रेयरर मीडियम में आ रही है, ठीक है, तो अभी इनके बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे। तो हमको क्या पता चलता है कि यार जैसे मान लो कि तुम्हारी जो इंसिडेंट लाइट रे है वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, इमरजेंट लाइट रे के इक्वल नहीं है। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो इक्वल नहीं, तो क्यों नहीं इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब है, वो तुम्हारा पैरेलल ही नहीं है। वो क्या नहीं है तुम्हारा, वो पैरेलल नहीं है, मतलब कि वो एक दूसरे पे इंसिडेंट हो रखे हैं। उनके बीच में कोई ना कोई एक एंगल बनकर आएगा, मतलब जो तुम्हारा इमर्जेंट एंगल होगा उसमें एक डेविएशन तुमको देखने को मिलेगा। तो ये अभी डेविएशन क्या होता है, ये एंगल क्या होता है, इन सब के बारे में भी बताऊंगा। बस केवल अभी इतना जानो कि ग्लास प्रिज्म में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जिसमें दो ट्रायंगल होते हैं, तीन रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। और जब भी हम लोग रिफ्रैक्शन कराते हैं तो हम रेक्टेंगुलर फेसेस में कराते हैं, और जब भी हम रिफ्रैक्शन कराएंगे तो हमको पता चलेगा कि जो तुम्हारी इमर्जेंट रे है वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि इंसिडेंट रे के एकदम पैरेलल नहीं, मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे मतलब पैरेलल ही नहीं जाएगी, उसमें कोई भी तुमको लेटरल डिस्पर्जन देखने को नहीं मिलेगा। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होते हैं वो आपस में तुम्हारे पैरेलल नहीं होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से इंक्लाइंड होते हैं, कुछ ना कुछ मतलब एक सर्टेन इंक्लिनेशन तुमको देखने को मिलेगा, एक सर्टेन एक एंगल तुमको देखने को मिलेगा। तो मुझे बताओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो, कभी भी जब भी आप मतलब बनाने की कोशिश करोगे, तो ये समहाउ मतलब मैंने 3D बनाने की कोशिश की है, ऐसा तो बना नहीं पाओगे। तो फिर एग्जाम में कैसे बनाना है, एग्जाम में हमेशा सिंपल एक ट्राइंगल बना देना। क्या बना देना, सिंपल एक ट्राइंगल बना देना, और एक लाइट रे को इधर से इमरजेंट मतलब सॉरी इंसिडेंट कराना, और फिर उसके बाद इसको एज अ इमरजेंट लाइट रे दिखा देंगे। तो अगर जैसे मान लो कि अगर मैं इसको थोड़ा प्रोड्यूस कराता हूँ, ठीक है, अभी ऐसे नॉर्मली ज्ञान देने के लिए बस, तो तुमको पता चलेगा कि यार ये इसके पैरेलल नहीं है। ये क्या चीज है, इसके पैरेलल नहीं है। तो इसका पैरेलल नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो तुम्हारा ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ये, और ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ये आपस में पैरेलल ही नहीं है। अगर जैसे मान लो कि लाइट रे को अगर मैं ट्राइंगल की फेस की तरफ से मारूंगा, तब तो बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा एक तरीके से पैरेलल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल वाले जो फेस है वो आपस में पैरेलल हो रखे हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब तुम्हारा वो नहीं हो रखा है। तो इस चीज को हमेशा जान लेना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। हाँ हाँ भैया। भैया। आ गया ना? तो अगर जैसे मैं बोलूंगा कि यार वो मतलब पैरेलल नहीं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कोई एक सर्टेन एंगल पे होंगे, है ना। जो एंगल का जो होगा मतलब जो प्रिज्म का जो फिर अपोजिट फेस का जो एंगल होगा उसमें पक्का कोई ना कोई एक एंगल क्रिएट हो रहा होगा। तो हाँ, एक इतने एंगल पे वो आपस में इंक्लाइंड हो रखे हैं, मतलब आपस से एक दूसरे से टच में हो रखे हैं। तो अगर जैसे मान लो कि मैं इसको बोल देता हूँ क्यू पी आर या पी क्यू आर ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है। तो जो तुम्हारा इसमें जो एंगल होगा, जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वो क्या होगा, वो एंगल होगा क्यू पी आर, जो कि बेसिकली एंगल पी वाला हो, पी वाला साइड का होगा, कि हाँ ये तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म हो रखा है। तो मुझे बताओ, ग्लास प्रिज्म के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया, हाँ आ गया। भैया। आ गया ना? अभी तुम लोग को रिफ्रैक्शन के बारे में भी इसमें समझाएंगे कि रिफ्रैक्शन कैसा होता है। बस वो केवल तुम लोग को थोड़ा सा एक हिंट देना था। क्या देना था, एक थोड़ा सा हिंट देना था, ताकि तुम लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाए चीजें, वो थोड़ी सी वो हो जाए। ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत जगह डायग्राम बना दिया, थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाते हैं। ठीक है, ग्लास प्रिज्म तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट है,
ठीक है, ये चीज है। तो पहले ग्लास प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले ये तुम इसको देखो, एक सेकंड रुको जरा। ठीक है, ये इसको तुमको दिखाते हैं। ओहो, ठीक है, आगे, ठीक है, इसको देखो। ठीक है, तो ये क्या, ये हमारा ग्लास मतलब क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। और इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जब भी हम लोग रिफ्रैक्शन कराने की कोशिश करते थे, तो रिफ्रैक्शन जब भी कराते थे तो हमको क्या पता चलता था, यार जब भी हम रिफ्रैक्शन करा रहे हैं तो उसमें जो तुम्हारी एक इमर्जेंट लाइट रे है, वो क्या है, जो अभी जैसे तुमको अभी इसमें दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी, एक इमर्जेंट लाइट रे दिखाई देगी। वो इमर्जेंट लाइट रे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, इंसिडेंट लाइट रे की एकदम पैरेलल होती थी। तो हम लोग क्या करते थे, इंसिडेंट लाइट रे को एक्सटेंड कराते थे, बाहर क्यों लेके जाते थे, ये सोचकर कि जैसे मान लो कि अगर ये डेविएट नहीं होती, अगर मान लो कि ये बेंड नहीं होती, अगर ये रिफ्रैक्ट नहीं होती, तो फिर यार वो जो इमर्जेंट लाइट रे वो एक्चुअली में उसके पैरेलल ही होती। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जो इमर्जेंट लाइट रे होगी वो इंसिडेंट लाइट रे के पैरेलल ही होगी। और इसका मेन कारण क्यों है, क्योंकि जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है उसके जो फेसेस है वो एकदम पैरेलल है आपस में, वो कैसे एकदम पैरेलल है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि यही चीज आप अगर ग्लास प्रिज्म में कराते हो, जो कि किस प्रकार का हो रखा है, एक तरीके का ट्रायंगुलर इन शेप का हो रखा है, तो जब भी आप ग्लास स्लैब में कराओगे तो आपको रिफ्रैक्शन डिफरेंट मिलेगा, और ग्लास प्रिज्म में कराओगे तो आपको रिफ्रैक्शन अलग तरीके से मिलेगा। और ऐसा क्यों, क्योंकि ग्लास स्लैब में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें जो लाइट रे हैं वो मतलब वो जो हमारा जो मतलब स्लैब है वो आपस में पैरेलल ही हो रखे हैं। लेकिन जो ग्लास प्रिज्म है उसमें जो इमर्जेंट लाइट रे वो आपके इंसिडेंट लाइट रे के पैरेलल ही नहीं है। और वो ऐसा क्यों नहीं है, वो एक सर्टेन डेविएट हो रखी है अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से एक सर्टेन एंगल पे। और ऐसा क्यों हो रखा है, क्यों, क्योंकि वो आपस में पैरेलल नहीं है। तो फिर यार ये रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म दिखता है कैसा, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म दिखता है कैसा है, तो ये एक तरीके का आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आपके दो ट्रायंगुलर एंड्स होते हैं और आपके तीन रेक्टेंगुलर एंड्स होते हैं, है ना। और इनमें जो अपोजिट फेस होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म का वो पैरेलली नहीं होता। वो बस केवल हम लोग जब ट्रायंगल वाला फेस लेंगे तब बोलते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन हम लोग कभी भी ट्रायंगुलर फेस में नहीं कराते, हम लोग रेक्टेंगुलर फेस में कराते हैं। तो ये देखो, ये तुम्हारा ऐसा 3D है, मतलब ये क्या कहते हैं, एज अ 2D डायग्राम बताने की कोशिश की गई है, जिसमें मतलब क्या कहते हैं, एक लाइट रे जो आ रही है ना, ये क्या है, एक लाइट रे आ रही है रेयरर मीडियम से, और फिर उसके बाद ये तुम्हारे डेंसर मीडियम में गई, थोड़ी सी बेंड होगी, फिर उसके बाद डेंसर से फिर से रेयरर मीडियम में ऐसे जाके बेंड होते हुए दिखाई जा रही है। तो अगर तुम देखोगे तो इंसिडेंट लाइट रे ये है, और तुम्हारी ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड लाइट मतलब क्या कहते हैं, इमर्जेंट लाइट रे। अगर तुम इंसिडेंट लाइट रे को प्रोड्यूस कराते हो जैसे तुम लोग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में कराते थे, तो यहाँ तुमको पैरेलल ही नहीं दिखाई देगा। तो पैरेलल क्यों नहीं है, क्यों, आपस में एक दूसरे के ये पैरेलल नहीं है, तुम्हारे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पैरेलल नहीं है। तो तुमको अगर कभी प्रिज्म बनाना है, तो ये तो तुम्हारा 3D प्रिज्म है, ये कैसा है तुम्हारा, ये एकदम मतलब क्या कहते हैं 3D प्रिज्म हो रखा है, जिसको तुम मतलब क्या कहते हैं कि बनाओगे नहीं डायग्राम में, हमेशा नहीं बनाओगे। तो तुमको हमेशा मतलब ट्रायंगुलर को ऐसे 2D बनाना है, तो जिसमें जो तुम्हारे अपोजिट फेस है वो क्या है तुम्हारे, ये F1 F2। और ये जो F1 F2 क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में ये तुम्हारे अपोजिट फेस है जो कि तुम्हारे पैरेलल ही नहीं है, और ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर वाला फेस है ना कि तुम्हारा ट्रायंगुलर वाला फेस है। और ये आपस में एक दूसरे से कुछ सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड हो रखे हैं, और वो जो इंक्लाइंड एंगल जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड हो रखे हैं, इस एंगल पे इंक्लाइंड हो रखे हैं। तो फिर इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल QPR, क्या बोलेंगे, इसको QPR बोलेंगे। तो एक ऐसा एंगल जो अपोजिट फेस के बीच में होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म बोल देते हैं। तो मुझे बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया आ गया। आ गया ना। तो रे डायग्राम के लिए हम लोग हमेशा इस तरीके का ट्रायंगुलर वाला प्रिज्म इस्तेमाल करेंगे, इस चीज को हमेशा याद रखना। कैसा इस्तेमाल करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, बार बार इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, रिजिड हो जाता है। और तुम लोगों ने अपने स्कूल में जब एक्सपेरिमेंट किया होगा तब तुमको ग्लास प्रिज्म कुछ ऐसा दिखा होगा और कुछ ऐसा दिखाया गया होगा। तुम मुझे बताओ, तुम लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा ऐसा ग्लास प्रिज्म, हाँ भैया देखा है देखा है प्रैक्टिकल ना। में था। हाँ ठीक है, तो अभी इससे काफी सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, यश इसका आंसर बता दो बेटा। In a rectangular glass slab, why are the emergent light ray parallel to the incident light हम्म, ray? The refractive index of glass is constant. The opposite faces of rectangular glass slab are parallel to another. B वाला. बी वाला ना। तो यहाँ तुम्हारे किसके स्लैब, किसकी बात की जा रही है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की बात की जा रही है।
तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जो तुम्हारे साइड्स होती है पैरेलल होती है आपस में, तो जिसकी वजह से जो इमर्जेंट लाइट रे होती है वो तुम्हारे इंसिडेंट लाइट रे के पैरेलल होती है। अगर वो पैरेलल ना हो तो वो भी लाइट रे भी पैरेलल नहीं होगी, सीधी बात है। आयुष बताओ इसका बेटा आंसर। How does refraction of light through a glass prism differ from refraction through a glass slab? In glass slab, the imaginary deviated in sir B. बी वाला ना, कि ग्लास स्लैब में क्या होता है, जो इमर्जेंट लाइट रे होती है वो तुम्हारे पैरेलल होती है इंसिडेंट लाइट रे की, लेकिन प्रिज्म में तुम्हारे वो पैरेलल नहीं होती। वेरी गुड। चलो कार्तिकेय इसका आंसर बता दो बेटा। What happens to the emergent ray when light passes through a glass plane, हम्म, where it deviated from its original directed by a certain सर्टेन angle? एंगल। वेरी गुड। तो अभी इन सब के बारे में और अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। चलो अमन बेटा इसका आंसर बता दो। अमन। सो गया होगा भैया, सो गया होगा। चलो ठीक, कोई बात नहीं, तुम बता दो अंश। Which of the following best describe a triangular glass prism? A transparent object with three rectangle ends and two triangular sides. भैया ए वाला। ए वाला। वेरी गुड है ना, क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हारा तीन रेक्टेंगुलर एंड्स होंगे और दो तुम्हारे ट्रायंगुलर एंड्स होंगे। वेरी गुड। चलो इयान, अब मुझे इसका आंसर बता दो कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ग्लास प्रिज्म के अपोजिट फेस को बताने की कोशिश करती है कि वो आपस में पैरेलल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, कि वो आपस में पैरेलल नहीं होते और वो कर्व्ड शेप में होते हैं। बताओ। ये जो पैरेलल होता है। पैरेलल नहीं, यहाँ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म की बात हो रही है, रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म की बात नहीं हो रही है। यहाँ तुम्हारे ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म की बात हो रही है। तब जो उस केस में जो तुम्हारे फेस होंगे, है ना, जो तुम्हारे फेस होंगे, जो रेक्टेंगल वाले जो फेस होंगे वो कैसे होंगे? आपस में पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, या फिर पैरेलल नहीं होंगे, या फिर कर्व्ड शेप में होंगे? भैया कर्व सेम में। नहीं, वो तुम्हारे क्या होते हैं, आपस में पैरेलली नहीं होते, है ना। अगर जैसे मान लो कि अगर मैं इसको कुछ ऐसा बनाता हूँ, है ना, ये क्या है, ये तुम्हारा 2D में अगर तुम्हारा प्रिज्म बनाता हूँ, तो ये जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर वाला फेस है और ये जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर वाला फेस है, ये तुम्हारा आपस में पैरेलली नहीं है। पैरेलल कैसा होता है? अगर जैसे रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर ऐसे हो जाता है, ये चीज है। तो यहाँ तुम्हारा क्या दिख रखा है? ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म दिख रखा है। तो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में जो अपोजिट फेस है, एक ये F1 और ये जो तुम्हारा ये F2, ये आपस में क्या है? पैरेलल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा इन चार ऑप्शन में? ये सी वाला। सी वाला ना, इस चीज को याद रखना है। चलो प्रणव बेटा इसका आंसर बता दो। What is the key characteristics of the opposite faces F1 and F2 of a glass prism where refraction occurs? They are always parallel to each other. They are always perpendicular to each other. They are not. भैया ए वाला। ए वाला, हाँ, दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। और यहाँ किसकी बात की गई? तुम्हारे ग्लास प्रिज्म की बात की गई है। तो ग्लास प्रिज्म में जो तुम्हारा F1 F2 होता है वो पैरेलल होता है अपोजिट फेस। नहीं नहीं वो तो नहीं होता। तो क्या होगा इसका आंसर? सी। सी वाला होगा। समझ में आ गया ना? ये अभी ऊपर बताया, तो ये ग्लास प्रिज्म है। ये तुम्हारा ये क्या है? ये ट्रायंगुलर, क्या बोलोगे? ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। अगर जैसे मान लो कि मैं प्रिज्म बोल देता हूँ, तो तुम इतना समझ जाना कि हाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ट्रायंगुलर शेप की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो कि मैं अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बोल देता हूँ, अगर मैं केवल स्लैब बोल देता हूँ, तो तुम समझ जाना कि तुम्हारा रेक्टेंगुलर शेप का है। तो जो स्लैब होगा उसमें जो अपोजिट फेस होंगे वो पैरेलल होंगे, लेकिन जो प्रिज्म होगा उसमें अपोजिट फेस पैरेलल नहीं होते। तो जिसकी वजह से इसमें जो तुम्हारी इमर्जेंट लाइट रे होगी वो तुम्हारे इंसिडेंट लाइट रे के पैरेलल नहीं होगी, लेकिन जो इसमें तुम्हारी इंसिडेंट जो इमर्जेंट लाइट रे होगी वो इमर्जेंट लाइट रे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे इस इंसिडेंट लाइट रे के पैरेलल होती है। क्यों? क्योंकि आपस में जो साइड्स हो वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो अभी इसके बारे में और अच्छे से बता देंगे, लेकिन मुझे बताओ इतना समझ में आ गया? आ गया ना? हाँ हाँ चलो ये वो भी आ गया क्या? आर्यन भी आ गया क्या क्लास में? नहीं नहीं आया। वो तो वहां गया ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब अमन आ जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। चलो यश इसका आंसर बता दो बेटा। How are the opposite faces of a glass prism oriented with respect to each other? They are aligned in a straight line. They are inclined at an angle to one another. B वाला। बी वाला ना, वो कुछ एक इंक्लाइंड एंगल पे एक दूसरे के रहते हैं। वेरी गुड। इसका बता दो आयुष बेटा।
तो जो अगर वो the अपोजिट फेस है एक सर्टेन the एंगल पे angle होंगे of तो उस एंगल को क्या deviation, बोलते हैं? angle of deviation, हाँ, जो अपोजिट the angle फेसेस of है एक तुम्हारे ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब में, तो ये जो अपोजिट फेस है ना, एक ये तुम्हारा F1 और ये जो तुम्हारा F2, तो ये जो तुम्हारे सर्टेन एंगल पे जो बना रखे ना, इंक्लाइंड हो रखे, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग द एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको? द एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। डेविएशन वाला अभी मैं कंसेप्ट बताऊंगा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, लेकिन एंगल ऑफ प्रिज्म वो मतलब वो एंगल होता है जिसमें जो आपके अपोजिट फेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे से इंक्लाइंड इन नेचर के होते हैं। तो मुझे बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आ गया ना? कार्तिक बेटा इसका आंसर बता दो जल्दी से, फटाक से। In the provided diagram of the triangular glass prism PQR, which angle represent the angle of the prism? अब जरूरी थोड़ी Angle लगा, P. जैसे मान लो कि मैं पी क्यू आर, चलो इसको ऐसे बना देता हूँ, पी क्यू आर ऐसे बोल देता हूँ, तो मुझे बता दो फिर इसमें जो तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा? भैया ये P. हम्म, भैया P क्यों P. पी आर एंगल क्यू पी आर, वेरी गुड है ना, अमन आ गया। तो इसमें क्या होगा QP. तुम्हारा? क्यू पी आर होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया तुम लोग को? फिर ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ग्लास हाँ प्रिज्म क्या भैया। होता है और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या होता है? कुछ कुछ समझ में आया हल्का फुल्का जरा सा भी? हाँ भैया। आ गया ना? अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यही जो तुम्हारा ग्लास प्रिज्म है, क्या है तुम्हारा ये जो ग्लास प्रिज्म जो ट्रायंगुलर इन शेप का होता है, इसमें मैं तुम्हें रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो रिफ्रैक्शन वाला जो हमने मतलब क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें तो हमने बहुत अच्छे से महारत हासिल कर ली। लेकिन अभी हम लोग जो रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे वो हमारा ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में, हम प्रिज्म में पढ़ने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना। तो देखो जब भी तुम्हारी कोई भी रे ऑफ लाइट तुम्हारे अगर प्रिज्म में आ रही है तो वो तुम्हारे दो जगह मतलब क्या कहते हैं, दो जगह रिफ्रैक्ट होगी। कहाँ होगी? दो जगह मतलब रिफ्रैक्ट होगी। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे ग्लास प्रिज्म होती है, और दो जगह क्यों रिफ्रैक्ट होगी? क्यों? क्योंकि आपका मीडियम जो है वो आपका दो जगह चेंज हो रहा है। दो जगह मीडियम चेंज होगा तो दो जगह आपकी लाइट भी रिफ्रैक्ट होगी। अब वो बोलोगे कि वो भैया वो कैसे? तो देखो जैसे मान लो कि मैंने बना दिया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये एक तुम्हारा ग्लास प्रिज्म हो गया। ये क्या हो गया? ये ग्लास प्रिज्म हो गया, जिसके जो अपोजिट फेस है वो आपस में क्या चीज है, वो तुम्हारे पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं होने की वजह से एक चीज हमें ये पता चल गया कि जब भी हम लोग इमर्जेंट लाइट रे मारेंगे, इमर्जेंट लाइट रे जो निकलेगी वो इंसिडेंट लाइट रे के इक्वल नहीं होगी, पैरेलल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो अपोजिट फेस है, एक ये F1 और ये आपका F2, ये आपका मतलब पैरेलल नहीं है। तो ये चलो भैया आपने ये तो आपने बड़े अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो अब इसमें मतलब क्या कहते हैं, अगर ये आपका पैरेलल नहीं है तो कुछ ना कुछ एंगल ऑफ डेविएशन बना रही होगी। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये चीज जानने के लिए पहले रिफ्रैक्शन को जान लेते हैं। तो अगर आपको रिफ्रैक्शन जानना है तो हमें मालूम है कि जो ग्लास प्रिज्म है वो तुम्हारा थोड़ा सा डेंसर इन मीडियम है। कैसा हो रखा है? थोड़ा सा डेंसर हो रखा है। और ये जो आप ग्लास प्रिज्म के अगर बाहर देखोगे तो वो आपका मतलब कैसा हो रखा है, रेयर इन मीडियम हो रखा है। क्यों? क्योंकि वहां एयर हो रखी है। तो अगर जैसे मान लो कि ग्लास प्रिज्म में और एक तुम्हारा बेस होगा, इस चीज को हमेशा याद रखना। जैसे मान लो कि मैं क्या बोलूंगा, पी क्यू आर। तो अगर जैसे पी क्यू आर में अगर मैं जैसे तुमसे बेस पूछता हूँ तो तुम बेस क्या बताओगे? पी क्यू बताओगे, पी आर बताओगे या क्यू आर बताओगे? तो क्यू आर तुम्हारा बेस होता है। तो हम लोग बेस को जब रखते हैं तब जाके मतलब क्या कहते हैं, एक रेक्टेंगुलर मतलब क्या कहते हैं, एक जब रेक्टेंगल ग्लास स्लैब को रखेंगे तब हमें कुछ हिसाब से दो रेक्टेंगल आपस में एक इंक्लाइंड फॉर्म में होकर एक एंगल ऑफ प्रिज्म के फॉर्म में होंगे। तब हम उस केस में हम मतलब क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कराने की कोशिश करेंगे। तो चलो रिफ्रैक्शन कराने की कोशिश करते हैं। तो रिफ्रैक्शन कैसे कराएंगे? जैसे मान लो कि रेयर मीडियम से एक लाइट रे आ रही है, आपके डेंसर मीडियम में जा रही है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इस लाइट रे को मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने इस लाइट रे को मैंने बोल दिया कि ये ए बी लाइट रे हो गई। क्या हो गई? ये तुम्हारी एक ए बी लाइट रे होगी, और जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक इंसिडेंट लाइट रे है। ये कैसी तुम्हारी इंसिडेंट लाइट रे? और हमें मालूम है कि ये अगर इंसिडेंट लाइट रे रेयरर में है और डेंसर में जा रही है तो ऑब्वियस ही बात है बेंड होगी। क्यों? क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ द लाइट का खेल आ रहा है। तो हमें क्या करेंगे, नॉर्मली एक लाइट रे बना देंगे। तो हमने क्या बना दिया, ये एक नॉर्मल लाइट रे बना दी, एक नॉर्मल रे बना दी, ठीक है। तो नॉर्मल रे को हमने कैसे लिख दिया, एक एन और एक एन ऐसे लिख दिया। तो मुझे बताओ लाइट रे जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होती है, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती है या फिर अवे द नॉर्मल बेंड होती है? बताओ मुझे। अवे 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 द नॉर्मल। अरे गधो, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती है। जब अरे भी अरे हाँ रेयरर से मतलब डेंसर मीडियम में याद जाएगी तो टुवर्ड द नॉर्मल जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर ये लाइट रे तुम्हारी बी एन डैश है ना, अगर बी एन डैश अगर तुम्हारी नॉर्मल लाइट रे है
तो ये कुछ इसके हिसाब से मतलब क्या कहते हैं कुछ ऐसे बेंड होने की कोशिश होगी। कैसे होने की कोशिश होगी? ये कुछ ऐसे बेंड होने की कोशिश होगी। तो अच्छा मुझे बताओ, अगर लाइट रे तुम्हारे डेंसर मीडियम से अब फिर से वो रेयर अबे मीडियम में जा रही है, तो मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि मैंने इस बार फिर से एक नॉर्मल लाइट रे बना दी, और नॉर्मल लाइट रे को मैं कुछ भी बोल देता हूँ, उसको बोल देता हूँ एम बोल देता हूँ, उसको एम डैश बोल देता हूँ, तो मुझे बताओ इस केस में अब क्या होगा? जो लाइट रे है ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं नॉर्मल लाइट रे के अवे द बेंड होगी या तुम्हारे ये टूवर्ड द बेंड होगी? मुझे बताओ। टूवर्ड। अबे गधे, रेयर जब भी डेंसर से सर पर रेयरर में प्रिज्म जाती में है तो तो नीचे जा रही लाइट रे थी ना। तुम्हारे अब हाँ बोलो क्या पूछ रहा हूँ? प्रिज्म में जो आपने बताया वो तो नीचे जा रही थी ना। हाँ लाइट रे तुम्हारी नीचे जा रही थी, लेकिन मतलब कब जा रही थी? जब वो तुम्हारे रेयरर से डेंसर में जा रही थी। किसमें जा रही थी? जब वो एयर से जब तुम्हारे प्रिज्म के अंदर जा रही थी, तब वो तुम्हारे ये जो तुम्हारा नॉर्मल लाइट रे है ना, तो ये हाँ इसके वैसे वो पास में सर आने की ऊपर कोशिश जाएगी। कर रही है। क्या कर रही है? ये इसके अबे पास में आने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे ही वो डेंसर से रेयरर में जा रही है, मतलब अब तुम्हारे प्रिज्म से एयर की तरफ जा रही है, तो वैसे ये क्या करने की कोशिश करेगी कि ये जो नॉर्मल लाइट रे है ये उससे अलग बेंड होगी, मतलब उससे टुवर्ड अवे द बेंड होगी, है ना? मतलब ये एंगल ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करेगी। तो मुझे बताओ, ये जो लाइट रे है ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग इमर्जेंट लाइट रे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको इमर्जेंट लाइट रे बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? इसको रिफ्रैक्टेड लाइट रे बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड लाइट रे बोलेंगे। और इसको इंसिडेंट लाइट रे बोलेंगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? अच्छा तुम हर केस में देखो, जो लाइट रे है जो बेंड हो रही है, दो केस में बेंड हो रही है। तब जब वो रेयरर से डेंसर में जा रही है और जब वो तुम्हारे डेंसर से रेयरर में जा रही है, मतलब कि जब वो एयर से जब तुम्हारे प्रिज्म में जा रही है और जब तुम्हारे प्रिज्म से एयर में जा रही है। और वो जो दोनों केस में जो बेंड हो रही है वो तुम्हारे टूवर्ड द बेस हो रही है। कहाँ हो रही है? वो तुम्हारे टूवर्ड द बेस हो रही है, मतलब कि वो तुम्हारे क्यूआर की तरफ बेंड हो रही है। कहाँ हो रही है? वो तुम्हारे टुवर्ड द क्यूआर बेंड हो रही। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। कंक्लूजन के पॉइंट में हमेशा ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि जो तुम्हारी रे ऑफ लाइट है कभी भी अगर तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं प्रिज्म से पास होते जाएगी, तो वो तुम्हारे किधर साइड को सबसे ज्यादा बेंड होगी? तो तुम क्या बोलते हो यार, वो सबसे ज्यादा जो बेंड होती है वो आपके टुवर्ड द बेस प्रिज्म होती है, मतलब कि वो क्यूआर की तरफ ज्यादा बेंड होने की कोशिश करेगी, मतलब कि वो क्यूआर की तरफ ज्यादा जाने की कोशिश करेगी। नो मैटर जब वो तुम्हारे एयर से तुम्हारे ग्लास प्रिज्म की तरफ जा रही है, जैसे यहाँ भी तुम्हारे क्या कर रही है, अगर जैसे मान लो इसको मैं एक्सटेंड करा देता हूँ और बेस को बढ़ा देता हूँ, तो हमको पता चलेगा कि नहीं यार ये जो लाइट है तुम्हारी क्यूआर की तरफ जा रही है। ठीक वैसे जो इमरजेंट लाइट रे ये तुम्हारी और भी ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कुछ इस हिसाब से मतलब वो हो रखी है, जो बड़े आसानी से क्या बोल सकते हैं कि हाँ वो तुम्हारे बेस की तरफ बेंड हो रही है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो चलो ठीक है, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ ताकि तुम लोग को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है? अच्छा देखो, जब भी हम लोग ग्लास प्रिज्म मतलब सॉरी ग्लास स्लैब बनाते थे, क्या बनाते थे? ग्लास स्लैब बनाते थे। और ग्लास स्लैब में जब भी हम लोग इंसिडेंट लाइटरों को दिखाते थे और ये तुम्हारा नॉर्मल होता था टुवर्ड द नॉर्मल, और फिर उसके बाद जब वो डेंसर से रेयर तो अवे द नॉर्मल। तो हम लोग क्या करते थे, इस इंसिडेंट लाइटरे को हम लोग ये सोचते थे कि जैसे मान लो कि अगर ये बेंड नहीं होती, तो बेंड नहीं होती तो ये तुम्हारे एकदम सामने पैरेलल ही जाती, तो मतलब एकदम स्ट्रेट जाती। और जब ये स्ट्रेट जाती तब हमें पता चलता है कि भाई यार ये तुम्हारे इमर्जेंट लाइट रे के मतलब क्या कहते हैं एकदम पैरेलल जा रही है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलते थे कि अगर लाइट रे अगर तुम्हारी रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है, अगर तुम्हारे लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं होती है अगर इंसिडेंट लाइट रे वाली, तो ये तुम्हारे इमर्जेंट लाइट रे के एकदम पैरेलल होती है। तो अब यार यहाँ क्या करेंगे, सेम फंडामेंटल हम यहाँ भी इस्तेमाल करने वाले हैं। और फंडामेंटल क्या इस्तेमाल करेंगे, ये जो तुम्हारी इंसिडेंट लाइट रे, इस इंसिडेंट लाइट रे को हम एक्सटेंड कराएंगे। तो हमने क्या कराया, इस लाइट रे को हमने कुछ सर्टेन एंगल पर मतलब हमने एकदम स्ट्रेट कराता रहा, ये सोचकर कि ये तुम्हारी मतलब जैसे मान लो कि बेंड नहीं हो रही है। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे मान लो कि इस लाइन को मैंने बोल दिया बी बोल दिया, ये चीज बोल दिया, और इस जगह जो इंटरसेक्ट है इसको मैंने कुछ भी नाम बोल सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं इमरजेंट लाइट रे को भी मैं क्या कराता हूँ, पीछे बेंड कराता हूँ। तो अगर जैसे मान लो कि मैं इसको पीछे बेंड कराऊंगा, तो ये एक जगह इस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो रही है। तो इस पॉइंट को मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने इसको ओ पॉइंट बोल दिया, या फिर जैसे मान लो मैंने इसको क्या पॉइंट बोल दिया, जेड पॉइंट बोल दिया। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि यार ये जो इमर्जेंट लाइट रे है ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं इंसिडेंट लाइट रे के पैरेलल नहीं है। तो यार पैरेलल नहीं है तो वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन कुछ एंगल पे मतलब क्या कहते हैं डेविएट हो रखी है, मतलब कि ये जो मतलब क्या कहते हैं इमर्जेंट लाइट रे जो कि तुम्हारे यहाँ होनी चाहिए वो यहाँ ना होकर मतलब वो कुछ यहाँ आ रही है। तो इसका मतलब क्या है
कि वो कुछ एंगल से डेविएट होगी, और वो कितने एंगल से डेविएट होगी, वो तुम्हारे इतने एंगल से डेविएट हो गई। तो यार ये जो तुमने भैया इतने जो इस जगह बना दिया ये एंगल, वो एक्चुअली में ग्लास प्रिज्म में कहाँ एंगल होगा, तो वो जो एंगल जो होगा वो तुम्हारा ये एंगल होगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, तो ये जो एंगल होता है हम लोग इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब यही है कि मतलब यार इतने एंगल से जो तुम्हारी इंसिडेंट लाइट रे, जो तुम्हारी इमर्जेंट लाइट रे है, जो कि तुम्हारे इंसिडेंट लाइट रे के एकदम पैरेलल ही होनी चाहिए, मतलब जो उसके ऊपर होनी चाहिए, वो ऊपर ना होकर वो इतने एंगल से डेविएट कर गए जिसकी वजह से लाइट रे तुम्हारी पैरेलल ही नहीं है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो अच्छा, अगर जैसे मान लो कि मैं इसमें दो केस देता हूँ, दो एंगल इसमें पढ़ने को मिलेगा। अगर जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि मुझे बताओ इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, तो फिर एंगल ऑफ प्रिज्म तुम मुझे क्या बताओगे, एंगल ऑफ ये प्रिज्म क्या जो बताओगे क्यूआर मुझे की तरफ बताओ, ले जा रही है। बताओ इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, क्या बोलोगे, एंगल क्यू पी क्यू पी आर, आर। क्या बोलोगे, हाँ। एंगल क्यू पी आर, जो कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो रखा है, ये चीज हो रखा है, ये वाला एंगल हो रखा है। और ठीक उसके बाद हमने एक और एंगल पढ़ा जो कि एंगल ऑफ डेविएशन है। और अगर जैसे मान लो कि अगर मैं पूछता हूँ कि मुझे बताओ एंगल ऑफ डेविएशन फिर क्या होगा, तो फिर एंगल ऑफ डेविएशन मुझे बताओ, फिर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, EZD। ई जेड डी, वेरी गुड, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ई जेड डी। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है और एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, इस चीज को हमेशा याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा मुझे बताओ। हाँ भैया। और ये जो मैंने तुम्हारा इसमें रिफ्रैक्शन बताने की कोशिश की, ये रिफ्रैक्शन हमेशा याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, हाँ भैया, ये भी रहेगा। याद रहेगा ना? तो जब तुम ये चीज समझ जाओगे तब तुम उसके बाद अगर जैसे मान लो फिर अगर मैं तुम लोग को उसके बाद अगर मैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ाऊंगा, तब तुम लोग को मतलब क्या कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले रिफ्रैक्शन जानना जरूरी होता है कि यार रिफ्रैक्शन एक्चुअली में होता कैसे, तुम्हारा ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में, तो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में कुछ इस हिसाब से रिफ्रैक्शन होता है। तो मुझे बताओ किसी को कोई भी डाउट है, सिंगल डाउट, आयुष, अंश, प्रणव, अमन, यश, किसी को कोई भी सिंगल डाउट, किसी को कोई डाउट है? नहीं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है सर? एंगल ऑफ डेविएशन तुम्हारा वो एंगल होता है जिसमें मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारा इमर्जेंट लाइट रे होती है, वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारे इंसिडेंट लाइट रे के एकदम इंक्लाइंड होनी चाहिए, मतलब ऊपर होनी चाहिए, वो ऊपर ना होकर मतलब क्या कहते हैं वो तुम्हारे मतलब पैरेलल ना होकर वो तुम्हारे कुछ ऐसे एंगल से डेविएट कर जाती है कि तब वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तब वो तुम्हारा मतलब पैरेलल ही नहीं होती, तो ये तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है ना? तो जैसे देखो अगर जैसे मान लो कि मैं अगर जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक एंगल है, कैसा है, ये तुम्हारा एक एंगल है, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया 45 डिग्री है, और अगर जैसे मान लो कि मैं ये एक एंगल बना देता हूँ, तो मुझे बताओ ये 45 से ज्यादा होगा या कम होगा, मुझे बताओ। कम होगा भैया। कम होगा, वेरी गुड, है ना? अगर जैसे मान लो कि मैं इसको और कम कर देता हूँ, अब मुझे बताओ अब ये कितना होगा, 40, मतलब क्या कहते हैं अगर जैसे मान लो कि अगर मैं इसको 20 बोल देता हूँ, तो ये 20 से ज्यादा होगा, ये 20 से कम होगा, 20 तो होगा। ये मतलब नहीं, अगर जैसे मान लो कि मैंने इस एंगल को अगर मैंने 20 डिग्री बोला है, तो ये एंगल 20 से ज्यादा होगा, 20 से कम होगा, कम। कम होगा, वेरी गुड। अगर जैसे मान लो कि यही तुम्हारी इंसिडेंट लाइट रे है और इसी के ऊपर अगर मान लो कि तुम्हारी वो जा रही है, मतलब क्या जा रही है, तुम्हारी इमरजेंट लाइट रे जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपस में क्या हो रखे हैं, तुम्हारे पैरेलल में हो रखे हैं। तब अगर मैं एंगल पूछूंगा तब एंगल कितना होगा, तब एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो हो जाएगा ना? तो इस केस में तो तुम्हारा एंगल जीरो हो जाएगा जब वो तुम्हारा पैरेलल होगा, लेकिन एक्चुअली में तो पैरेलल नहीं है, वो क्या है कि ये जो तुम्हारी पैरेलल लाइट रे जो इमर्जेंट होनी चाहिए वो पैरेलल ना होकर वो कुछ एक सर्टेन एंगल बना रही है, तो उसी एंगल को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन बोल देते हैं। तो डेविएशन का मतलब क्या ना, डेविएट होने जाना, मुड़ जाना, अपने रास्ते से भटक जाना। तो जो इमर्जेंट लाइट रे है वो तुम्हारे अपने रास्ते से भटक गए और ऐसा भटकी है कि वो तुम्हारे इंसिडेंट लाइट रे के पैरेलल ही नहीं है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? ज्यादा टफ नहीं है, 2-3 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, लेकिन तुम एक बार देखना और भी जाके क्लासेस देखना, तुमको समझ में आ जाएगा कि अभी इस तरह से भी किसी ने नहीं समझाया, ठीक है? तो देखो ये क्या है, ये तुम्हारा ग्लास प्रिज्म है, एकदम मतलब ट्रायंगुलर उसका हो रखा है। और अगर जैसे मान लो कि इसमें मैं अगर क्या डालता हूँ, एक तुम्हारा मतलब एक लेजर लाइट डालता हूँ या कुछ भी डालता हूँ, तो तुम क्या देख रहे हो, लाइट रे तुम्हारी डेविएट हो रही है। अभी केवल इतना ही देखो, अगर तुम ध्यान से अगर तुम समझने की कोशिश करोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये तुम्हारे बेस ऑफ द प्रिज्म की तरफ हो रही है। कहाँ हो रही है, बेस ऑफ द प्रिज्म की तरफ हो रही है। और वो जो तुम्हारा जो एक एंगल दिखाई दिया था, वो जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन होता है। लेकिन यहाँ देखो इस केस में देखो,
जब हम लोग ट्रायंगुलर वाले शेप में डालते हैं तब ट्रायंगुलर वाले शेप में तुम लोग को नहीं दिखाई दिया होगा। जैसे मान लो फिर से तुमको दिखाता हूँ, ये तुम्हारा ट्रायंगुलर है, ये तुम्हारा बेस फेज में। अगर लेजर लाइट मारूंगा तो जो भी लाइट रे तुम्हारी डिफ्रैक्ट हो रही है, चाहे वो तुम्हारी मतलब रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, वो तुम्हारे बेस ऑफ द प्रिज्म में हो रही है। और अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ तो मुझे पता चलता है जो इमर्जेंट लाइट रे है वो तुम्हारे एक सर्टेन एक एंगल बना रही है, डेविएट हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन बोल देते हैं। और अगर मैं जैसे मान लो कि इसी प्रिज्म को अगर शिफ्ट कर दूं, मतलब पैरेलल साइड में ले आऊं, तो अगर जैसे ही मैं पैरेलल साइड में ले आऊंगा तो मुझे पता चलता है कि ये लाइट रे तो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं रिफ्रैक्ट हो ही नहीं रही। और लाइट रे क्यों नहीं रिफ्रैक्ट हो रही, क्यों? क्योंकि वो जो तुम्हारा अपोजिट फेस है वो तुम्हारा क्या हो गया, वो पैरेलल हो गया। तो अगर लाइट रे को आपको ऐसा रिफ्रैक्ट कराना है जिसमें जो इमर्जेंट लाइट रे हो वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं सर्टेन एंगल ऑफ डेविएशन बनाए, तब उस केस में जो आप अपोजिट फेस को रखोगे वो आपस में आप उसको पैरेलल नहीं रखोगे। तो मैंने यही बताने की कोशिश की है कि कभी भी रे ऑफ लाइट अगर आपके प्रिज्म में जा रही है तो आपको बेंडिंग दिखाई देगी, ये आपको रिफ्रैक्शन दिखाई देगा। और वो रिफ्रैक्शन आपको कब दिखाई देगा, जब आपकी लाइट रे प्रिज्म में एंटर कर रही होगी और जब आपके प्रिज्म से बाहर जा रही होगी। तो जो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है प्रिज्म का वो आपका पैरेलल नहीं होता, तो जिसकी वजह से जो आपका इमर्जेंट रे होता है वो आपका इंसिडेंट लाइट रे के पैरेलल नहीं होता। तो यही इसका मतलब केस हो जाता है, यही एक मेन वो होता है। तो इस केस में क्या है कि आपको एक डेविएशन देखने को मिलेगा ग्लास प्रिज्म में, जो आपका इमर्जेंट लाइट रे और इंसिडेंट लाइट रे के एकदम पैरेलल दिखाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज हो गया। फिर उसके बाद देखो ये तुम्हारा हो गया 2D डायग्राम, एक जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइड व्यू डायग्राम बोल सकते हैं। तो इसमें जो हमने प्रिज्म बनाया वो प्रिज्म को क्या बोला, एक PQR प्रिज्म है जो कि एक बेस पे बैठा हुआ है। वो बेस क्या है तुम्हारा, QR है। ये क्या है तुम्हारा, ये QR तुम्हारा एक बेस है और उसमें एक लाइट रे आ रही है जो कि AB एक तुम्हारी लाइट रे जो है इंसिडेंट लाइट रे है, जो कि तुम्हारे PQ फेज पे पड़ रही है, जो कि तुम्हारा एक ये पहला वाला फेज है, F1 फेज है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहला वाला फेज है। और ये जो लाइट रे है जो AB, ये तुम्हारे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। और मुझे मालूम है कि अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी। तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल लाइट रे बनाएंगे और इसको टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कराने की कोशिश करेंगे। और जब हम टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कराएंगे और फिर उसके बाद अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम इसको एज अ डायरेक्शन BC ग्लास प्रिज्म तक टच कराने की कोशिश करेंगे, अपोजिट फेस तक टच कराने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, अपोजिट फेस तक हमने टच करा दिया। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर हमें मालूम है कि लाइट रे तुम्हारी क्या होगी कि तुम्हारे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। यही जो BC लाइट रे फिर से रिफ्रैक्ट होगी बेस QR पे, है ना। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो तुम्हारी लाइट रे है वो तुम्हारी इस बार क्या हो रही है, तुम्हारे प्रिज्म से बाहर की ओर निकल कर आ रही है, एयर की तरफ निकल कर आ रही है एट अ पॉइंट C, है ना। तो जब वो निकल कर आ रही तो फिर से रिफ्रैक्ट होगी। तो फिर क्या होगा, जो तुम्हारी BC लाइट रे वो तुम्हारे जब भी डेंसर से रेयर एंड मीडियम में जाएगी तो वो फिर तुम्हारे अवे द नॉर्मल निकलेगी। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है डेंसर से रेयर एंड मीडियम में जब भी लाइट रे जाती है तो वो तुम्हारे अवे द नॉर्मल होती है। तो चलो अवे द नॉर्मल हमने लाइट रे बना दिया और उस अवे द नॉर्मल को हमने डायरेक्शन दे दी तुम्हारी CD। क्या दे दी, CD। और वो जो तुम्हारी लाइट रे होगी उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, इमर्जेंट रे बोल देते हैं। तो इसका मतलब है कि इमर्जेंट लाइट रे वो क्या है तुम्हारी, ये CD लाइट रे है और जो कि तुम्हारे बेस प्रिज्म QR पे चल रही है। तो हमें क्या कंक्लूजन निकल कर आया कि यार कोई भी लाइट रे हो अगर वो तुम्हारे प्रिज्म में जा रही है तो वो हमेशा तुम्हारे टुवर्ड द बेस प्रिज्म शिफ्ट होने की कोशिश करती है, बेंड होने की कोशिश करती है। और जब हम इसको और अच्छे से इंक्लाइंड मतलब देखने की कोशिश करेंगे तब हमें पता चलेगा कि यार ये जो इमर्जेंट लाइट रे जो तुम्हारी BC लाइट रे है ये तुम्हारी पैरेलल नहीं है तुम्हारे इंसिडेंट लाइट रे AB की। मतलब ये अगर इंसिडेंट लाइट रे AB ये है तो तुम्हारे ये इमर्जेंट लाइट रे के इसके पैरेलल नहीं है। एक छोटा सा डेविएशन देखने को मिल रहा है, एक चेंज देखने को मिल रहा है उसके पाथ में, उसके ग्लास फेज में। तो ये पाथ क्या है, ये चीज क्या है, तो इसको अगर समझना है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसी ये जो AB लाइट रे इंसिडेंट लाइट रे इसको हमको प्रोड्यूस कराना पड़ेगा एक सर्टेन और एक अलग मतलब थोड़ा और आगे बढ़ाकर। तो हमने डॉटेड लाइन बना दी E पॉइंट तक, हमने इसको आगे बढ़ा दिया कि अगर जैसे मान लो कि रिफ्रैक्ट नहीं करती तो एक्चुअली में इंसिडेंट लाइट रे ऐसी होती। तो हमने इसको एज अ ओरिजिनल डायरेक्शन हम इसकी रे ऑफ लाइट हमने दिखा दी AE के उसमें कि A से लेकर A तक इसकी एक ओरिजिनल डायरेक्शन होनी चाहिए। लेकिन जो तुम्हारी इमर्जेंट लाइट रे अगर मैं उसको मैं अगर मान लो कि इमर्जेंट लाइट रे तो यहाँ आ रही है, फिर अगर मैं उसको पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करा देता हूँ तो वो तुम्हारे AE पॉइंट पे एक जगह इंटरसेक्ट करेगी जिसको हम लोग बोल देंगे O पॉइंट बोल देंगे। तो हमें क्या पता चल रहा है कि यार ये जो तुम्हारी इमर्जेंट लाइट है वो तुम्हारे पैरेलल भी नहीं है, इसके साथ साथ वो कुछ एंगल पे डेविएट होकर रखी है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो तुम्हारी ओरिजिनल डायरेक्शन होनी चाहिए जो इमर्जेंट लाइट रे की AE की वो तुम्हारे ग्लास प्रिज्म में नहीं हो रखी है, वो एक्चुअली में तुम्हारे डायरेक्शन OD पे चली गई। मतलब जो तुम्हारी AE ऐसे जानी चाहिए वो AE ऐसे ना जाकर वो तुम्हारी क्या हो गई, वो तुम्हारे ऐसे OD की तरफ चली गई। तो उसका मतलब है कि वो कुछ एंगल पे डेविएट कर गए और वो जो एंगल होता है उसी एंगल को हम लोग बोल देते हैं एंगल ऑफ
डेविएशन बोल देते हैं। तो एक ऐसा एंगल जो तुम्हारे इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे के बीच में होता है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। और यहाँ जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कौन सा तुम्हारा है? ईओडी। ईओडी ये तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन हो रखा है। और अगर जैसे मैं पूछता हूँ एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो रखा है, तो तुम क्या बोलोगे? एंगल ऑफ क्यूपीआर, है ना? इस चीज को हमेशा याद रख लेना। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रिफ्रैक्शन इन अ आ ग्लास गया। प्रिज्म आ गया? चलो वेरी गुड। चलो यश इसका आंसर बता दो बेटा। When does refraction of light occurs as it passes through a glass prism? Only when it enters the prism, only when it leaves the prism, both when it enters and when it leaves the prism. It does not occur in prism. It does not occur in prism. क्या बोल रहा है? रिफ्रैक्शन तुम्हारा अकर नहीं होता प्रिज्म में। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है होती बेंडिंग। है अब मुझे बताओ क्या ग्लास प्रिज्म में लाइट बेंड नहीं होती? जब होती है only when it leaves the prism. अच्छा, जब तुम्हारी लाइट जब तुम्हारे प्रिज्म से लीव कर रही होती है, एंटर करते वक्त नहीं होती? बहुत होगा, बहुत दोनों होगा। होती है ना। मिलके। देखो अभी तुमको पता है क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि तुमने स्टार्टिंग से क्लास देखी नहीं है, ग्लास प्रिज्म वाली क्लास देखी नहीं है। मतलब तुमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाली देखी नहीं है। लाइट रे हमेशा तुम्हारी बेंड करेगी जब भी तुम्हारा मीडियम चेंज होगा। मीडियम का मतलब क्या होता है? कि जब भी या तो वो रेयरर मीडियम से डेंसर में जाएगी, या तो वो डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगी। तो जब भी तुम्हारा मीडियम चेंज होता है, तब तब तुम्हारी लाइट रे का जो तुम्हारा पाथ होता है वो बेंड होता है। तो ग्लास प्रिज्म में तो दो जगह तुम्हारा मीडियम चेंज हो रहा है। एक तब जब वो तुम्हारा रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। तो जब वो इंटर करेगी तब भी लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगी, और जब वो तुम्हारी लाइट रे जब वो बाहर निकलेगी तब भी लाइट रे तुम्हारी रिफ्रैक्ट करेगी। तो दोनों केस में दो केस होंगे इसमें, जैसे तुम्हारा ग्लास स्लैब में होता है। चलो आ जाओ आयुष बेटा, इसका आंसर बता दो। Why are the emergent ray and the incident ray not parallel to one another when light passes through a glass prism? Because the prism is made of glass, because the reflecting surface of the prism are not parallel. So C. सी है ना? क्यों? क्योंकि उसमें जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है प्रिज्म का वो पैरेलल नहीं है। वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। What is the overall effect on a ray light when it passes through a prism? It travels a straight line without any change. It reflected back towards the source, where it is deviated from its original path. हाँ, C. इट्स डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, है ना? तो इसमें जो ओवरऑल इफेक्ट देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? कि जो आपकी इमर्जेंट जो आपकी जो इंसिडेंट लाइट रे है, वो तुम्हारे एकदम स्ट्रेट ना जाके वो कुछ एंगल पे डेविएट कर जा रही है, अपनी ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जा रही है। वेरी गुड। चलो ठीक है। अब यान मुझे इसका क्वेश्चन बताओ। चलो ये क्वेश्चन है, अगर जैसे मान लो कि अगर कोई एक तुम्हारा वो है, तुम्हारा ये ग्लास प्रिज्म है PQR, ठीक है? और अगर कोई लाइट रे, अगर तुम्हारी इंसिडेंट लाइट रे है, तो वो तुम्हारी ऑब्वियस सी बात है बेंड होगी। तो वो तुम्हारे किस स्पेस पे बेंड हो रही है स्टार्टिंग में? तुम्हारे PQ पे हो रही है, PR पे हो रही है, QR पे हो रही है, PRQ पे हो रही है? बताओ मुझे। The C वाला हम्म। P PR कहाँ सबसे पहले कहाँ बेंड हो रही है लाइट रे? बताओ मुझे। इंसिडेंट लाइट रे जो ये, अगर जैसे मान लो कि मैं लाइट रे PQ ए में बी बोलता हूँ, तो सबसे पहले किस फेस पे जाके बेंड होगी? भैया PQ में होगी। PQ में होगी ना। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? C वाला सी वाला। वेरी फिर गुड। P चलो अब इसका आंसर बता दो अमन बेटा। अमन Any. है नहीं? चलो अंश बताओ बेटा। What is the incident ray AB enter the glass prism? It bent toward the normal B and dash. What is the medium it is entering? भैया डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम की तरफ जा रही। कहाँ जा रही? डेंसर मीडियम की जा रही। वेरी गुड। प्रणव इसका आंसर बता दो बेटा। What is the ray of light BC called हम्म, which travels inside the glass prism after the first reflection? हम्म। Incident ray, emergent ray, refracted ray, और or रिफ्लेक्टेड रे। refracted ray? See वाला। इसको क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टेड रे बोलोगे। वेरी गुड। हाँ चलो ये चीज हो गया। अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं यश? When the ray of light BC traveling in the glass prism comes out into air at point C, how does it bend relative to the normal MC? It bends बताओ। toward the normal. It bends away from the normal. It travels parallel to the normal. It does not bend. It bends towards the normal. क्या होता है तुम्हारा? A वाला
It ए bends वाला नहीं towards होता। the normal. तुम्हारा जब भी तुम्हारी कोई भी लाइट रे है, अवे। अगर वो ग्लास प्रिज्म से बाहर की ओर निकल रही है, मतलब कहाँ से निकल रही है? ग्लास प्रिज्म कैसा होता है? तुम्हारा डेंसर होता है। तो अगर वो डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो डेंसर से रेयरर में जब भी रहेगी, तो वो तुम्हारे नॉर्मल लाइट रे के अवे द बेंड होती है। ठीक है, कहाँ होती है? अवे द बेंड होती है, उससे बाहर निकलने की कोशिश होती है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? बताओ फिर यश। It bends away from the normal. अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर जैसे मान लो कि मैंने ये हाइपोथेटिकली अगर नॉर्मल लाइट रे बनाई है, तो ये उधर की ओर ना जाकर वो कहाँ जा रही है? वो इधर की ओर जा रही है, तो मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। और ये केस कब होता है? जब तुम्हारी लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है। और अगर जस्ट इसका उल्टा, अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? कि लाइट रे तुम्हारे टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी। मतलब कि अगर जैसे मान लो कि ये लाइट रे है, तो वो तुम्हारी ये जो लाइट रे तुम्हारे नॉर्मल ही है, तो ये नॉर्मल इसके तरफ बेंड होने की कोशिश होगी, ऐसा होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ठीक, अब आ जाओ Hmm. आयुष, इसका आंसर बता दो बेटा। What is the final conclusion regarding the bending of a ray light when it is हम्म, passing through a prism? It bend away from the base of the prism. It bend toward the base of the prism. It does not bend at all. It bend towards. Sir, it bends towards the base of the prism. हाँ। तो अगर लाइट रे चाहे तुम्हारे वो रेयर से डेंसर में, मतलब ग्लास फिल्म की तरफ आ रही हो, या ग्लास फिल्म में बाहर की तरफ अगर इमर्जेंट रे जा रही हो, वो दोनों ही केस में क्या हो रही है? वो तुम्हारे बेस ऑफ द प्रिज्म की तरफ बेंड होने की कोशिश हो रही है। और यहाँ बेस ऑफ द प्रिज्म क्या हो रखा है तुम्हारा? क्यू आर हो रखा है। QR. इस चीज को समझ लेना, ठीक है? वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं कि अंश बताओ इसका आंसर। How does the emergent ray CD relate to the incident ray AB after passing through the prism? It is parallel to the incident ray AB. It is perpendicular to the incident ray AB. It is not parallel to the incident ray AB. It is reflected back along the same part of the incident ray. भैया it is not parallel to the हाँ, incident ray है ना? क्या AB. होगा इसमें? जो तुम्हारी इमर्जेंट लाइट रे है, वो तुम्हारे इंसिडेंट लाइट रे के पैरेलली नहीं होगी। वेरी गुड, आ जाओ। अब यार मुझे इसका आंसर बताओ। जब भी तुम्हारी लाइट रे, मतलब क्या कहते हैं, पाथ ऑफ लाइट रे जब भी तुम्हारे प्रिज्म से जाती है, तो हमें किस प्रकार का फेनोमेना देखने को मिलता है? रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, डेविएशन या डिस्पर्जन? मतलब कि जब लाइट रे तुम्हारे, मतलब क्या कहते हैं, पास होती है, मतलब लाइट रे जब निकल कर जाती है, ऐसा इमर्जेंट लाइट रे की यहाँ बात हो रही है, तो मुझे बताओ लाइट रे जब भी तुम्हारी इमर्ज होगी तब क्या होगा? मुझे बताओ इन चार केस में। भैया याद नहीं है। मुझे याद नहीं है। डेविएशन, डिस्पर्स। डेविएशन भी बोल सकते हो। चेंज, चेंज मतलब क्या? तुम्हारा पाथ का चेंज होना। तो यहाँ तुम्हारा रिफ्रैक्शन नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम इसका आंसर नहीं देख पाओगे, है ना? तो अगर कहीं डेविएशन लिखा और रिफ्रैक्शन की जगह, तो वो भी आंसर हो सकता है। इस चीज को हमेशा याद रख लेना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कभी भी लाइट रे अगर तुम्हारे, अगर जैसे मान लो कि अगर वो इंसिडेंट भी होती है और अगर वो इमरजेंट भी होती है, तो वो दोनों केस में अपने आप को क्या कर रही है? डेविएट कर रही है, अपने पाथ को चेंज कर रही है। तो पाथ को चेंज को करना ही उसको बेंडिंग बोलते हैं। और बेंडिंग को क्या बोल देते हैं? हम लोग रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया आगे। आ गया ना? हाँ तो भैया। इस चीज को हमेशा याद रख लेना। चलो आ जाओ प्रणव, अब इसका आंसर बता दो बेटा। How is the original direction of the incident ray represented in the diagram? हाँ बताओ। By the ये line अगर डायरेक्शन, ये ओरिजिनल डायरेक्शन ये है तुम्हारी, A, by the line A. हाँ भाई ए, तो तुम्हारे ओरिजिनल डायरेक्शन ये ए ही होगा। वेरी गुड। अब आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अमन, अगर अमन है तो। अगर नहीं है तो फिर यश बता दो। मैं बताऊं या? भैया हमारे याद नहीं है। चलो ठीक है। To तो फिर find एक कार्तिकेय तुम बताओ बेटा। To find the angle of deviation, how is the emergent ray CD produced? Upward to intersect the prism, backward to cut the line A at O, parallel to the incident perpendicular. भैया backward to cut the line बैकवर्ड, A आप at उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कराओ, और जहां वो इंटरसेक्ट करे आप उस पॉइंट को ओ बोल देना। जरूरी नहीं ओ बोलो, लेकिन आप वहां से फिर आप बड़े आसानी से एंगल ऑफ डेविएशन को निकाल सकते हो। ये चीज हो गया। वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो आयुष बेटा। What what represents the direction of the ray light after passing through the prism? हम्म, बताओ। CD. सीडी, या फिर अगर जैसे मान लो कि सीडी नहीं बोलेंगे,
तो अगर जहां इसको पीछे प्रोड्यूस करा के रखा होगा इंसिडेंट लाइट रे को, तो हम उसको ओडी भी बोल सकते हैं कि यार जो तुम्हारी इंसिडेंट लाइट रे है वो एक्चुअली में ग्लास फिल्म से जो आ रही है वो तुम्हारे एज अ ओडी जा रही है ना। ये चीज हो गया। वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। What is the angle between the incident ray original direction and the emergent ray called? What is the angle बताओ between the जो incident तुम्हारा ray and एंगल the होता है इंसिडेंट रे का और angle of इमर्जेंट रे के एंगल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? deviation? क्या बोलते हैं उसको? एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। वेरी गुड, है ना। Deviation. इसका मतलब समझ में आ गया। अब मुझे इसका आंसर बता दो, मतलब अंश इसका आंसर बता दो बेटा, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रखा Given diagram, which angle represent the angle of deviation? भैया EOD। है? ईओडी। वेरी गुड, है ना। तो तुम्हारा मतलब मैंने रिफ्रैक्शन तुम लोग को अच्छे से मैंने बता दिया। अब मुझे बताओ डिस्पर्जन आज पढ़ना है या कल पढ़ना है? भैया कल पढ़ेंगे कल भैया। कल कल पढ़ेंगे, इस चलो क्लास ठीक है। तक नहीं तो फिर एक काम आंसर करते हैं, मैं तुमको दो क्वेश्चन लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या लिखूंगा? भैया एक वॉट, लिख दीजिए भैया, एक शांत रहो, ठीक है। एक एक व्हाट इज भैया। द डिफरेंस बिटवीन ग्लास स्लैब एंड ग्लास प्रिज्म? तो पहला तो तुम यार ये होगा, तो इसमें प्रॉपरली डायग्राम बना के तुम उसको दिखाने की कोशिश करोगे, और ये है तुम्हारा 4 मार्क्स का, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू ये है, व्हाट व्हाट एंड हाउ रिफ्रैक्शन अकर इन ग्लास प्रिज्म, ठीक है। तो यहाँ जो जो तुम्हारा क्वेश्चन है क्या है? व्हाट एंड हाउ रिफ्रैक्शन अकर इन ग्लास प्रिज्म। तो इसमें तुम सारे टर्म्स को डिफाइन करोगे, है ना। जितने भी तुम्हारे एंगल ऑफ इंसिडेंट्स क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है ना। तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं ना, डिफाइन इट्स टर्म्स ऑल्सो, है ना। इन सारी चीजों को समझाने की कोशिश करोगे, ठीक है। और अच्छे से डायग्राम भी बनाओगे। मेक डायग्राम ऑल्सो हर केस में। अगर मान लो कि अगर तुमने डायग्राम बनाया, और डायग्राम के साथ साथ मतलब क्या कहते हैं, अगर तुमने वो बनाने की कोशिश की, मतलब क्या कहते हैं कि फ्लो चार्ट, तो तुम समझ लो कि तुम्हारे नंबर हमेशा तुमको मिलेंगे। अब मुझे बताओ, ये दो और क्वेश्चन तुम भैया लोग को एक समझ में आ गए कि नहीं आ गए? हाँ एक भैया क्वेश्चन SST क्लास भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है। अब मुझे समझ में बताओ, आया। इन दो और क्वेश्चन भैया में किसी जैसे को कोई आपने डाउट है? फ्लो चार्ट बनाने को बोला, अगर जैसे स्केच पेन से थोड़ा सा वैसे करके हाईलाइट करके हाँ कोई बनाया तो दिक्कत नहीं है। मार्क्स मिलते हैं एक्स्ट्रा बोर्ड में? क्या कह रहे हो? मतलब अगर स्केच पेन से बनाया थोड़ा हाईलाइट करके, तो हाँ बोर्ड हाँ पे कोई मार्क्स दिक्कत नहीं। देखो, मिलेंगे? जितना तुम्हारे पास अगर टाइम है तो तुम जितना कलर बाजी कर सकते हो तुम सब कुछ करने की कोशिश करो, है ना। ये चीज है। अब जैसे मान लो कि अगर मैं तुम्हारा ग्लास ग्लास स्लैब को अगर मैं डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूंगा, तो ग्लास स्लैब को कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? मैं इसमें क्या बोलूंगा, ऐसे कि ग्लास स्लैब में तुम्हारा क्या होगा, कुछ इस हिसाब से बताऊंगा कि तुम्हारा जो मतलब इंसिडेंट लाइट रे है वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, पैरेलली, मतलब पैरेलल है तुम्हारे किसके, इमर्जेंट लाइट रे के, है ना। ये चीज हो गया, ठीक है। तो तुम इसको लिख भी सकते हो, लेकिन लिखने के साथ साथ तुमने क्या किया, एक इसका फ्लो चार्ट बना दिया। तुमने ऐसे दिखाने की कोशिश की, इसमें तुमने एक छोटा सा डायग्राम भी बना दिया कि हाँ तुमने मतलब इस तरीके से एक डायग्राम बनाया जिसमें तुमने बताया कि हाँ ये लाइटर तुम्हारे पैरेलल है। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि तुमने यहाँ क्या बना दिया, ग्लास प्रिज्म बना दिया। तो ग्लास प्रिज्म में तुमने क्या दिखाया कि एक लाइटर है जो तुम्हारी इंसिडेंट है वो ऐसे इमरजेंट होके जा रही है, और उसको मैं प्रोड्यूस कराऊंगा, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ये तुम्हारी पैरेलल नहीं है। तो तुम यहाँ बड़े आसानी से लिख सकते हो कि हाँ तुम्हारे ये जो इंसिडेंट है ये तुम्हारी पैरेलल नहीं है तुम्हारी इमरजेंट लाइट रे के। तो जब तुम्हारे पास समय नहीं हो तब इतना घटिया डायग्राम बनाओ, लेकिन अगर तुम्हारे पास समय है तो प्रॉपरली डायग्राम बनाओ, तुम लोग को नंबर मिलने के फुल चांसेस रहेंगे। तो मुझे बताओ, आज जो हमने पढ़ा ग्लास स्लैब, ग्लास प्रिज्म, और जो तुम्हारा रिफ्रैक्शन होता है ग्लास प्रिज्म में, और जो उससे रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, वो सब समझ में आ गए कि नहीं आए? हाँ भैया। हाँ भैया। किसी को कोई डाउट है?